गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। विल स्टार्ट डिस्कसिंग। लास्ट हमने क्या कंप्लीट किया था? वी हैव कंप्लीटेड विद वेक्टर कंप्लीट कर लिया था ना? हाँ सर, वो असाइनमेंट चल रही। डिस्कस कर लिया था हमने उसको। नहीं सर, आदि। ओके, ठीक है। सो आपने सॉल्व किया सबने असाइनमेंट को? हाँ सर। ओके, ठीक है। विल डिस्कस द असाइनमेंट इन लास्ट 15 मिनट्स, है ना? आखिरी 15 मिनट में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। लिसन, मुझे आखिरी के 15 मिनट में रिमाइंड करा देना बेटा। विल डिस्कस दैट असाइनमेंट्स। ओके सर। Motion in one dimension or kinematics. Motion in one dimension. Motion in one dimensions. इसको कभी कभी किसी किसी बुक में दे नेम एज अ काइनेमेटिक्स आल्सो। इसको काइनेमेटिक्स भी कहते हैं हम लोग किसी किसी बुक में। पहली बात मुझे ये बताओ, मोशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मोशन? अगर मैं ये वर्ड मोशन बोल रहा हूँ तो मोशन का मतलब क्या है? सिर्फ अंकुश, क्या होगा बेटा इसका मतलब? मोशन इंप्लाइज कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑब्जेक्ट। नहीं, मोशन का सिंपल सा मतलब अगर आप बोलोगे रफली, तो मोशन का मतलब हो गया मूवमेंट। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोशन का सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है मूवमेंट, राइट? इंप्लाइज की इस चैप्टर में हम मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इस केस में जो मूवमेंट होगा वो वन डायमेंशन में है। वन डायमेंशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वन डायमेंशन? एक ही डायरेक्शन में है, वन डायमेंशन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, राइट? अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई बी प्लॉटिंग फ्यू ग्राफ्स, तो बेसिकली आप ये बात समझो, मोशन इन वन डायमेंशन ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मोशन इन वन डायमेंशन में आप मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले, पहली बात। दूसरी बात, वन डायमेंशन में हम मूवमेंट्स के को पढ़ेंगे, है ना? आपके आसपास में बहुत सारा मूवमेंट्स आपने देखा होगा। रोड पे गाड़ियां चल रही है, फैन घूम रहा है, व्हील ऑफ द व्हीकल घूम रहा है, गाड़ी का पहिया रोटेट करता है, आगे भी जाता है, या पेंडुलम को आप देखो वो ऑसिलेट करता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ मूवमेंट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू, है ना? आपके आसपास में आप देख सकते हैं। उसी मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो फॉर दैट मैं कुछ ग्राफ बना के आपसे पूछता हूँ। मुझे आप ये बताओ बेटा, ये जो पार्टिकल का मूवमेंट मैंने यहाँ दिखाया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। अब मुझे बताओ, ये जो पार्टिकल का मूवमेंट है, दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इज इट वन डायमेंशनल मूवमेंट की टू डायमेंशनल मूवमेंट? ये पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है? वन डायमेंशनल है, टू वन डायमेंशनल? डायमेंशनल। वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल। वेरी गुड। इस केस में पार्टिकल, गुड चेतन, इस केस में पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, वाई एक्सिस की तरफ चल रहा है, कि दोनों की तरफ चल रहा है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो ये जो पार्टिकल का मूवमेंट है बेटा, ये पार्टिकल का कैसा मूवमेंट है? वन डायमेंशनल मोशन। ओके, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके आपसे पूछता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे जो ये पार्टिकल का मूवमेंट दे रहा हूं मैं, ये पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल। यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है, कौन से एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? वाई। वाई एक्सिस। तो ये भी जो पार्टिकल का मूवमेंट हो गया, ये भी पार्टिकल का कैसा मूवमेंट हो गया? वन डायमेंशनल मूवमेंट, राइट? तो इन सभी मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दिस एंड दिस। चलो कुछ और ग्राफ लेके आपसे पूछता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि इस केस में पार्टिकल का ये मूवमेंट है, राइट? अब मुझे बताओ, ये जो पार्टिकल का मूवमेंट है, ये कैसा मूवमेंट है? वन डायमेंशनल? हाँ, वन डायमेंशनल और एक्स एक्सिस की तरफ। वन डायमेंशनल मूवमेंट है कि टू डायमेंशनल मूवमेंट है? टू डायमेंशनल। सर स्ट्रेट जा रहा है। हाँ, स्ट्रेट जा रहा है। 1D है 2D है?
Sir, but it is changing in both axes. ओके, लिसन, गुड पॉइंट. सो लिसन के अकॉर्डिंगली ये 2 डायमेंशनल मोशन है. ओम इसको 1 डायमेंशनल. ओम, तुम्हारा क्या लॉजिक है इसके पीछे 1D होने का? Sir, it's just moving from center only, na? It's just like velocity diagram. नहीं, नॉट लाइक दैट. आप खुद सोच के देखो. लिसन, आप समझना है कॉन्सेप्ट यहाँ पे. इज इट ऑलवेज नेसेसरी कि एक एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा एक्सिस हमेशा वर्टिकल हो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? No, sir. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वो मेरा Okay. चॉइस है, मैं कैसे भी प्लॉट कर सकता हूँ. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके प्लॉट कर दूं सच दैट नाउ इफ दिस एक्सिस इज बिकमिंग माय एक्स एक्सिस, और अगर ये एक्सिस मेरा वाई एक्सिस बन जा रहा है, मैंने इसको रोटेट कर दिया. आई एम नॉट चेंजिंग द एंगल एक्चुअली, मैंने सिर्फ इसको रोटेट कर दिया. अब ये कैसा बन गया? लिसन, अब ये कौन सा मोशन है? 1D है या 2D है? नाउ 1 dimension. 1 डायमेंशनल. ध्यान रखना, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 1 डायमेंशनल मोशन, चाहे वो किधर भी चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, किधर भी चले. अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन implies it is 1 डायमेंशनल मोशन, राइट? सो ये भी आपका कैसा मोशन हो गया? दिस इज ऑल्सो 1 डायमेंशनल मोशन, राइट? अच्छा, ये मुझे बताइए, I'll take one more graph. ये पार्टिकल का ये मान लो मेरा मोशन है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश. अब मुझे बताओ ये जो पार्टिकल का मोशन है ये कैसा मोशन है? 1 डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल? 2 dimensional. 2 डायमेंशनल, यस, करेक्ट. ये मेरा 2 डायमेंशनल मोशन है. हम इसके बारे में तो इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ मोशन. इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन 1 डायमेंशनल मोशन, है ना? तो इस चैप्टर में, इस करंट टॉपिक में सिर्फ हम 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बना, मोशन ऑफ पार्टिकल इन straight line is 1 dimensional motion, है ना? सो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सो स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल का मोशन होगा वो कैसा मोशन होता है? दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन. इज इट क्लियर? और इस करंट टॉपिक में हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा? वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग 1 डायमेंशनल मोशन. लिसन, ओम, चेतन, क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes. Yes. ओके, Yes, sir. ओके, फाइन. अब देखिए, तो ध्यान समझना, मतलब इस चैप्टर में हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले, और मूवमेंट्स भी कैसा मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले, तो ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना? एक्चुअली ये सब जो आप मूवमेंट्स पढ़ रहे हो, दिस कम्स अंडर मैकेनिक्स. ये जो पूरा कहानी हमारा है, ये पूरा स्टोरी मैकेनिक्स के अंदर आता है. जो मोशंस वगैरह हम जो कुछ भी पढ़ रहे, दैट कम्स अंडर मैकेनिक्स. और मैकेनिक्स को हम क्या करते हैं? वी क्लासिफाई मैकेनिक्स इनटू 2 कैटेगरीज. एक को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स एंड द सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड डायनेमिक्स. सो ये जो पूरा कहानी है मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे, मोशन हम पढ़ रहे, ये पूरा मोशन कम्स अंडर अ सेक्शन ऑफ फिजिक्स कॉल्ड मैकेनिक्स. हम लोग मैकेनिक्स आज स्टार्ट करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन ऑफ फिजिक्स फॉर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन. सो मैकेनिक्स को हम बेसिकली 2 सेक्शन में या 2 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं. एक होता है काइनेमेटिक्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डायनेमिक्स. नाउ व्हाट इज काइनेमेटिक्स? तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके बारे में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना? सो काइनेमेटिक्स डील्स विद मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कि भैया ऑब्जेक्ट क्यों चला, उसके बारे में मुझे यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है काइनेमेटिक्स में, राइट? सो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का वो सेक्शन है जिसमें आप मोशन के बारे में यानी मूवमेंट के बारे में तो पढ़ते हो, लेकिन मूवमेंट क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करते. इज इट क्लियर?
सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? मंदार क्लियर है बेटा ये पॉइंट? सो यस सर। हाँ, काइनेमेटिक्स में वी डील विथ मोशन, वी डील विथ मोशन, हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे मुझे मोशन क्यों हुआ, मूवमेंट क्यों हुआ, इसके कॉज के बारे में मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो काइनेमेटिक्स वो मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स में पूरा मूवमेंट्स के बारे में ही पढ़ोगे। सो मैकेनिक्स को मैंने 2 सेक्शन में क्लासिफाई किया था, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन मोशन होने के पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करता। अब जरा तुम लोग मुझे सोच समझ के खुद बताना कि मूवमेंट या मोशन होगा क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है? सम फोर्स। फोर्स, सुपर। आप फोर्स लगाओगे तभी ऑब्जेक्ट को धक्का लगेगा और ऑब्जेक्ट चलेगा। तो बेसिकली हम काइनेमेटिक्स में कॉज के बारे में नहीं पढ़ते। सो अगर आप काइनेमेटिक्स में कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हो तो क्या आपको काइनेमेटिक्स में फोर्स के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है, नहीं सर। एकदम क्लियर कट बाउंड्री है। मैकेनिक्स जो पूरा सेक्शन है वो मूवमेंट्स के बारे में यानी मोशन के बारे में ही पढ़ाता है आप। नाउ मैकेनिक्स को वी हैव सेग्रीगेटेड इनटू 2 कैटेगरीज, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में आप मोशन के बारे में पढ़ते हो लेकिन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कि पार्टिकल क्यों चल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो यहाँ पे मुझे नहीं, सिर्फ चल रहा है वो पढ़ेंगे, राइट? वेयर डायनेमिक्स के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे तो यहाँ पे वी डील विथ मोशन knowing cause of motion, right? So डायनेमिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं knowing the cause of motion। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर आप डायनेमिक्स में कॉज के बारे में पढ़ते हो, मोशन क्यों हो रहा है, तो क्या डायनेमिक्स में हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। यस सर वी विल। करेक्ट, फाइन, लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बात करते हैं। यस सर। ये स्केच भी बना लीजिए, 1 डायमेंशनल। Sir, that last slide again. Okay, shall I move ahead? Sir, 1 second. Okay, shall I move ahead? Okay, लिख के सभी को। And the next slide. Okay.
Okay, fine, done. लिशान, ओम, चेतन हो गया लिखे, हार्दिक? Sir, 1 second. Yes. गुड। तो एक बात तो क्लियर कट समझ में आ गया कि काइनेमेटिक्स जो सेक्शन है उसमें हम मोशन के बारे में या मूवमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन मूवमेंट होने के पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? और इस सेक्शन में जो हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे वो मेरा मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि दैट मोशन विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? क्लियर यहाँ तक पॉइंट? लिसन, क्लियर है बेटा? ओके फाइन। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है दैट इज डिस्टेंस, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट। This is the first section from where we are starting, distance and displacement. मान लो कोई एक पार्टिकल पॉइंट ए पे है and this is my IP. IP stands for initial point, और ये मेरा पॉइंट है B which is my FP and that stands for final point, है ना? So यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया A से और पार्टिकल को B पे जाना। Can you repeat? Now nothing, we are just starting with the first topic, जो इस चैप्टर का पहला सेक्शन है हमारा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? एक कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पार्टिकल को पॉइंट बी पे जाना है। दिस पॉइंट ए इज माय आईपी इंप्लाइज इनिशियल पॉइंट, और ये मेरा पॉइंट है एफपी, मतलब फाइनल पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये पार्टिकल को पॉइंट ए से स्टार्ट होके पॉइंट बी पे जाना है, तो ए से मूव करके बी पे जाने के लिए इस पार्टिकल के पास कितने रास्ते अवेलेबल है, कितने पाथ है? Sir, in 1 dimension. कितने पाथ अवेलेबल है इसको? 3 dimension, 3. ओनली 3 पाथ्स? Infinite. इनफाइनाइट। Infinite. बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं, इसमें से एक पाथ ये आपका हो गया, जब डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ पहुंच पाओगे तो सेक्स पाथ इज हियर, आप ऐसे जा सकते हो, या आप ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ यहाँ पे। इफ यू वांट यू कैन गो लाइक दिस आल्सो, आप ऐसे चले जाओ, राइट? तो मुझे बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर मुझे जाना है, सो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हाउ मेनी पाथ्स आर अवेलेबल? तो बहुत सारे रास्ते हैं। Infinite. यस लिसन, क्लियर है पॉइंट? सो हम समझ में आ रहा है? अगर मुझे ये पॉइंट ए से स्टार्ट होना है और मुझे पॉइंट बी, सब लोग रिस्पॉन्ड करोगे प्रॉपर्ली, क्योंकि एक्चुअल फिजिक्स अब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो सिर्फ हम कहानी कर रहे थे, जो फिजिक्स पढ़ने में हमें जरूरत पड़ेगा। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द एक्चुअल फिजिक्स इज बीइंग स्टार्टेड। आराम से कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, डाउट्स आएगा मुझे बिंदास पूछोगे। मैं पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉइंट बी पे जा रहा हूँ। सो अगर मुझे पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी पे जाना है, सो टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वी आर हैविंग इनफाइनाइट पाथ्स। बहुत सारे रास्ते अवेलेबल है कि नहीं मेरे पास? यस और नो? मान लो अगर आपने ये रास्ता पकड़ा, आपको 80 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। ये रास्ता मैंने पकड़ा, मुझे मान लेते 60 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। ये रास्ता अगर हम पकड़े तो मान लो मुझे 30 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़े। फॉर दिस पाथ लेट्स एज्यूम कि मुझे 40 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा, और ये पाथ से मान लो मुझे 90 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा है ना? मैं जस्ट एक रफली एज्यूम कर रहा हूँ। सो अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे पॉइंट बी पे जाना है, तो अगर आप अलग अलग पाथ पकड़ोगे तो क्या आपको अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? यस और नो? समझ में आ रहा है? अगर मैंने ये पाथ होल्ड किया तो मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ा? 80 किलोमीटर। ये पाथ होल्ड किया तो कितना ट्रैवल करना पड़ा? 60 किलोमीटर। इफ आई एम टेकिंग दिस पाथ तो मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ा? 30 किलोमीटर। ये ले रहा हूं तो 40 किलोमीटर, और ये ले रहा हूं तो 90 किलोमीटर। ये सब कुछ डिस्टेंस है ना? तो डिस्टेंस क्या होगा अगर आप बेसिकली डिफाइन करो शॉर्ट में? सो डिस्टेंस, इट इज the actual path traveled by particle, है ना? So
in moving from initial point to final point, right? So initial point से final point जाने में जो आपने एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे मैं ये वाला पाथ लूंगा तो मैंने 80 किलोमीटर का ट्रेवल किया है, ये पाथ लूंगा तो मैंने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एंड सो ऑन। Am I clear with this, everyone? So distance is the actual path that is being traveled by particle in moving from initial point to final point. Initial point से final point जाने में particle ने जो actually path travel किया है that is called distance. Is it fine? Clear है सबको ये point? Yes, sir. Okay, very good. Remaining students सबको clear है? Yes, sir. Yes, sir. Now इन सभी रास्तों में से, इन सभी पाथ में से जो सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट? इन सभी रास्तों में से आउट ऑफ दीज मेनी पाथ्स जो मेरे लिए सबसे छोटा रास्ता होगा दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे जरा तुम खुद सोच के बताओ, इन सभी पाथ में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? Is it 30 kilometer according to our diagram? Yes. That will be called displacement. So displacement is basically the shortest distance, mark my word, displacement is basically the shortest distance between initial point and final point. So initial point और final point के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा that will be called displacement. Making sense? Is it making sense to everyone? Yes, sir. Okay. पहली बात मुझे ये बता दो डिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत। Is it a scalar quantity की वेक्टर क्वांटिटी? Scalar quantity. Scalar quantity. डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ है। ओके, इसको Sir, मेजर can you किस, repeat? I was disconnected. ओके, इस I'll repeat that again, wait, no problem. इसको मेजर किस में करेंगे? यूनिट क्या होगा इसका डिस्टेंस का? Meter. मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। सो एसआई यूनिट अगर आप लिखोगे तो मीटर हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी डायमेंशन? डायमेंशन कितना होगा इसका? डायमेंशन कितना होगा? Sir, L1. हाँ बिल्कुल सही, फंडामेंटल क्वांटिटी है m0 l1 t0, फाइन। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट विल बी मीटर, मीटर में मेजर करेंगे इसको बेसिकली, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, एंड इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो इट विल बी m0 l1 t0, डायमेंशन इसका हो गया। ओके, व्हाट इज सेड अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा वाला रास्ता होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लिसन, अभी समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता यही दिख रहा ना, 30 किलोमीटर का। हाँ सर। ओके, सो अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करोगे, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूं तो क्या डिफाइन कर सकता हूं? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial point and final point, right? So initial point और final point के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा that will be called displacement। देखो, जो कि इस केस में ये दिख रहा है। अच्छा, मुझे बता बेटा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ है क्या जो बाकी सबसे अलग है? रिमेनिंग जो बाकी पाथ थे, इस पाथ से डिस्प्लेस, हाँ, कुछ अलग दिख रहा है Sir, क्या? when we go from A to B and we come again to A, the displacement. विल बी जीरो।
क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। सो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? 0 ना? 0. हाँ, दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, राइट? मुझे एक बात बताओ बेटा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ यूनिक दिख रहा है क्या बाकी सब पाथ से अलग? Straight line. Straight line. So one very important point, it is a straight line. It is a straight line between IP stands for initial point and FP stands for final point. So initial point और final point के बीच में एक तो की ये straight line होगा always। देखो ये मेरा initial point था और ये final point था। initial point और final point के बीच में कैसा बन गया ये? This is making straight line and this will be called displacement. Is it clear? Yes, sir. Okay, fine, very good. अच्छा, so समझना बात, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है बेटा, बट ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा रास्ता है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन हियर बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड दैट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? Vector quantity. Vector quantity, correct? So it's a vector quantity. Okay. इसको हम मेजर किस में करेंगे? यूनिट क्या होगा इसका? Meters. Per meter. हाँ, correct. Okay. Now what will be dimension for this? M0 L1 T0. Correct. So it will be M0 L1 T0. अच्छा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? कैन डिस्टेंस बी एवर नेगेटिव? No, sir. नो, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। नेगेटिव डिस्टेंस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। और क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है एंड सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर इट इज नॉट हैविंग डायरेक्शन। उसके पास डायरेक्शन नहीं है, राइट? तो डिस्टेंस के नेगेटिव होने का तो कोई सेंस नहीं बनता। डिस्टेंस या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। यस और नो? मुझे एक बात बताइए, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? कैन डिस्प्लेसमेंट बी Yes, sir. नेगेटिव? यस, हो सकता है बेटा। क्यों डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव बोथ, राइट? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और डिस्टेंस क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी उसका नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। एम आई क्लियर? Yeah. हाँ, सोहम बोलो। Give an example now of that displacement negative. I'll tell you. I मान not लो understand. पार्टिकल ये x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन है और पार्टिकल यहाँ से इधर चला गया, x इज इक्वल टू -1 मीटर पे चला गया। तो इस केस में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सो Yeah, negative. नेगेटिव है। पार्टिकल इज मूविंग इन x डायरेक्शन एंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव होने का कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। Am I making sense? Yes, sir, understood. Okay, great. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, आई एम सेइंग व्हाट मैग्नीट्यूड, हाँ, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या? No, either No. equal It can't be or big. Either it will be equal or it can be less, है ना? मैक्सिमम क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा थोड़ी हो सकता है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ था। तो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट फ्रॉम हियर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट will be always less than equal to distance? बना सकते हैं क्या ये पॉइंट? हाँ या ना?
देखो मैं ऑलरेडी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं माइनस प्लस साइन नहीं ले रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट विल बी आइदर लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस। इज इट फाइन? क्लैरिटी है यहाँ तक पॉइंट सभी को? सोहम, चेतन, अंकुश, लिसान Yes, क्लियर sir, है? understood. Yes, sir. Yes, sir. पृथ्वीराज क्लियर है? देवा? Yes. ओके, सो अभी तक 2 पॉइंट्स हमने समझा। ये जो चैप्टर था इसमें हम मोशन यानी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और वन डायमेंशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, नंबर 1 स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और वी आर डीलिंग विद काइनेमेटिक्स, मतलब हम लोग यहाँ पे मोशन के बारे में पढ़ेंगे विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। और उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, आइदर इट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। फाइन, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट सभी को? Yes, sir. चलो विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। सिंपल सिंपल बनाता हूँ, इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। ये मेरा आईपी है, इनिशियल पॉइंट। पार्टिकल यहाँ से आगे गया स्ट्रेट लाइन में, सो पार्टिकल यहाँ से आगे गया एंड देन दिस पार्टिकल अगेन केम बैक और यहाँ पे आके रुक गया। दिस इज माय आईपी इनिशियल पॉइंट और ये मेरा एफपी है फाइनल पॉइंट। ये डिस्टेंस वालों कुछ भी दिया 100 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया 80 किलोमीटर। सो पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ गया, बाद में आके यहाँ रुक गया। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बोलिए। डिस्टेंस कितना होगा इस केस में एंड व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? समझ में आ रहा है मूवमेंट कैसा है? पार्टिकल यहाँ से चला है, यहाँ चला है और बाद में पार्टिकल लौट के यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आके। हाँ ओम, सर डिस्टेंस ट्रेवल 120 आएगा। करेक्ट। एंड व्हाट विल Displacement 80. हाँ बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट करेक्ट। मैंने अभी क्या बताया था, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई आई टेक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस टू मेक द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर। मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। पार्टिकल ने जो एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तो 100 किलोमीटर ट्रेवल किया और जब यहाँ से यहाँ लौट के आया तो पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया? 20 किलोमीटर। सो पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 100 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 120 किलोमीटर, है ना। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा डायरेक्टली, दैट विल बी ऑफ 80 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 80 किलोमीटर एंड डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, इसी टाइप का और बनाओ कि थोड़ा अलग करो? One more. सेम टाइप of this type. सेम टाइप ओके। सी पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो गया, यहाँ गया पार्टिकल और बाद में इधर ही आके रुक गया। दिस इज माय एफपी। ये टोटल डिस्टेंस मान लो 80 किलोमीटर था। so, आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Sir, distance 160 kilometer and displacement 0. बिल्कुल सही, डिस्टेंस विल बी 160 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से गया और ट्रेवल करके वापस इधर ही आ गया। तो जो इसका इनिशियल पॉइंट था दैट बिकेम इट्स फाइनल पॉइंट आल्सो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 और डिस्टेंस हो जाएगा 80 किलोमीटर जाने में, 80 आने में, दैट इज 160 किलोमीटर। इज इट ओके? Yes. ओके फाइन, एक और करके दो भाई। मान लो एक स्क्वायर है और पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया है मूव करना और यहां से मूव करके अब पार्टिकल यहां पे आके रुक गया। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट। ये साइड 10 मीटर है।
and it's a square. आपसे पूछा गया find number 1 distance. Sir, distance 20 हाँ correct. or displacement. Sir, डिस्प्लेसमेंट 10 रूट 2 ठीक है yes ना? correct. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? देखो यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, फिर से इधर आ गया 10 मीटर, सो टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट? विल इट बी इक्वल टू 20 मीटर? और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो आप सिंपली यहाँ से हाँ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, है ना? कि हमने डिस्कस किया था ना कि डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. सो ये बेसिकली 10 मीटर हो गया एंड दिस इज आल्सो 10 मीटर. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आ जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर? So displacement will be equal to 10 root 2 meter. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हो गया ना ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज किया? This square will be equal to this square plus this square. So ये अगर 10 है और ये 10 है, so by using Pythagoras theorem this will be 10 root 2 meter. So displacement will be 10 root 2 meters. Making sense? Yes, sir. Okay. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, फिर थोड़ा टफ कराऊंगा. एक स्क्वायर फील्ड है और फार्मर यहाँ स्क्वायर फील्ड का साइड मान लो 10 मीटर है. एक फार्मर यहाँ से मूव करना चालू कर रहा है. फार्मर इज मूविंग, स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हियर. और इस स्क्वायर फील्ड का एक लूप कंप्लीट करने में फार्मर इज टेकिंग 40 सेकेंड्स. सो फार्मर टेक्स 40 seconds to complete one loop. एक ये पूरा लूप लेने में फार्मर को 40 seconds का टाइम लग रहा है. आपसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर. Sir, displacement 0, distance 40. मैंने टाइम अभी बताया. फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर इन 2 minutes 20 seconds. चेंज किया थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा. फार्मर को एक लूप करने में ही इज टेकिंग 40 seconds. तो आपको से पूछा गया कि बताओ फार्मर का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन 2 minutes 20 seconds. So, the farmer will सर मतलब वो आधा कंप्लीट करेगा लास्ट तक. हाँ देखो पहले तो टाइम कितना दिया है. सो टाइम मुझे दिया है 2 minutes. पहले तो एक काम करो बेटा, इसको पहले तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करो. so implies कि जो मेरा टाइम होगा वो 2 into 60 140. तर 140 मीटर्स. हाँ करेक्ट. ये डिस्टेंस आया ना. Yes, सर sir. डिस्टेंस. ओके फाइन. अब देखिए 140 सेकेंड्स टोटल टाइम मेरे पास को दिया हुआ है. अब देखिए एक लूप कंप्लीट करने में, टू कंप्लीट वन लूप, कितना टाइम उसको लग रहा है? 40 सेकेंड्स. सो 2 लूप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? एक लूप में 40, सेकेंड लूप में फिर से 40, तो कितना टाइम लग गया? विल इट टेक 80 सेकेंड्स? सो एक लूप कंप्लीट करने में ही इज टेकिंग 40 सेकेंड्स. टू कंप्लीट नेक्स्ट लूप ही विल टेक अगेन 40 सेकेंड्स. नहीं ओम डिस्प्लेसमेंट रॉन्ग है बेटा. ओके थर्ड लूप कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा? अगेन 40 सेकेंड्स और एक्स्ट्रा लग गया. डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स नो. नहीं
एक मिनट मैं करता हूँ, देखो थर्ड लूप कंप्लीट करने में और इसको कितना टाइम लग गया? ही इज टेकिंग 120 सेकेंड्स। Yes, आप, sir. आपके पास 140 सेकेंड्स था, 140 सेकेंड्स में से 120 सेकेंड में तो उसने 3 लूप कंप्लीट कर लिया है, और एक लूप कंप्लीट करने में इज टेकिंग 40 सेकेंड्स, और अभी आपके पास 20 सेकेंड बचा है, तो क्या है वो हाफ लूप कंप्लीट करेगा? Yes, sir. 10 × 2 मीटर। हाँ करेक्ट। सो क्या वो 3.5 लूप कंप्लीट करेगा इन 140 सेकेंड्स? Yes, sir. राइट, सो ही विल कंप्लीट 3 बिकॉज उसको एक लूप कंप्लीट करने में ही इज टेकिंग 40 सेकेंड्स, और अभी आपके पास रिमेनिंग टाइम था 20 सेकेंड्स। सो इंप्लाइज कि 20 सेकेंड्स में वो हाफ लूप ही ट्रेवल करेगा। सो इंप्लाइज ही विल ट्रेवल 3.5 लूप इन 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स में वो 3.5 लूप ट्रेवल करेगा। अब देखो, जब उसने एक लूप ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन लूप, एक लूप में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाँ ये हार्दिक करेक्ट है बेटा। एक लूप में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 10 + 10 10 + 10 40 मीटर है ना। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो? एक लूप में 40 और तेरा 3.5 लूप, कितना ट्रेवल करेगा ये? Is it equal to 140 मीटर? So total distance travel will be 140 मीटर। अब देखिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि यहां से यहां जाना है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये मुझे 10 मीटर दिया, ये भी 10 मीटर दिया। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैन आई से कि ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 10√2 मीटर? Yes, sir. सो वी हैव डन विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो एक लूप कंप्लीट करने में ही वाज टेकिंग 40, फॉर द सेकंड लूप विल टेक नेक्स्ट 40, टोटल हो जाएगा 180, तीन लूप में 120, और आपके पास टोटल टाइम अवेलेबल था 140। सो 140 में से 120 आपने यूज कर लिया, रिमेनिंग 20 सेकंड्स में वो हाफ लूप कंप्लीट करेगा। सो एक्चुअली वो 140 सेकंड्स में ही विल कंप्लीट 3.5 लूप्स। फाइन विथ एवरीवन? क्लियर है सबको पॉइंट यहां तक? Yes, sir. हाँ सर। ग्रेट। पृथ्वीराज क्लियर है बेटा? देवा फाइन? Yes, sir. Yes, sir. मंदार, रिया, शिव, इशिता, हार्दिक? हार्दिक ने तो बनाया ही है। ओके Yes, sir. फाइन, ओके ग्रेट। थोड़ा और करते डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे ही। देखो मैं इस हर टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, उसके बाद आप बिंदास खेल सकते हो। फिर आपको जो जेई का प्रॉब्लम हो, नीट का प्रॉब्लम हो, लेकिन वन थिंग आई नीड फ्रॉम यू कि आप पिछला टॉपिक को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो। तुम्हारे सीनियर से भी ये पूछना, पीछे का टॉपिक अगर रिवाइज करते रहोगे तो फिर कहानी खत्म है, आराम से कंपटीशन निकलेगा, आराम से। हम से बस पिछला टॉपिक रिवाइज करते रहना ढंग से। एक पार्टिकल है जो सेमी सर्कल में चल रहा है, दिस इज सेंटर, और इसका रेडियस ये 2 मीटर दिया है। सो पार्टिकल यहां से मूव करना स्टार्ट किया, एंड by moving here particle reached here, so this is my IP and this is my FP। so ये मेरा एक्चुअली है इनिशियल पॉइंट, और ये मेरा है फाइनल पॉइंट। बताइए। Sir, equal distance is equal to displacement 4 meters. बोथ आर सेम? Yes, sir. Straight line, na? ओके, सो पार्टिकल एक्चुअली ऐसे घूम के इधर गया है। सो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड हियर एंड डिस्प्लेसमेंट हियर? बताइए डिस्टेंस कितना होगा? ओम इज सेइंग कि दोनों सेम होगा। नहीं सर, वो डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ऊपर से गया है, सॉरी सर। हाँ चलो सोम, क्या आंसर आया बेटा डिस्टेंस का? Sir, distance pi 2 pi. 2 pi, yes, superb। and displacement? Displacement 4 meters. Yes, excellent।
ये अगर ये पूरा सर्कल होता तो इट वुड बी 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ सर्कल है, सो इट इज पाई आर एक्चुअली। और कंप्लीट सर्कल इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन ये हाफ सर्कल है तो इट विल बी पाई आर, एंड रेडियस हियर इट इज गिवन 2, सो बेसिकली डिस्टेंस हो जाएगा पाई इंटू 2 और दैट विल बी 2 पाई मीटर्स। मुझे पता है कि फॉर डिस्प्लेसमेंट आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन पे चलना पड़ेगा। सो दिस इज 2 मीटर हियर और ये 2 मीटर ये भी हो गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट इज 2 + 2 4 मीटर। Am I making sense? Clear है यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. ओके। Yes. और एक आधा करा तो फिर एक टफ वाला कराऊंगा। टफ क्या है, वो भी सिंपल ही है। सो एक्चुअली keep this center R radius, ये मेरा आईपी है इनिशियल पॉइंट, एफपी फाइनल पॉइंट। फाइंड कितना होगा डिस्टेंस? What will be distance in this case? अगर ये पूरा सर्कल होता इट वुड बी 2 पाई आर, लेकिन ये क्वार्टर सर्कल है मतलब 2 पाई आर बाई 4, सो विल इट बी इक्वल टू 2 पाई आर बाई 4। सो ये अगर कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू पाई आर बाई 2 मीटर। अगर Yes, ये sir. हाँ कंप्लीट सर्कल होता बेटा इट वुड बी 2 पाई आर, लेकिन ये क्वार्टर सर्कल है मतलब 2 पाई आर बाई 4 इंप्लाइज की पाई आर बाई 2 एंड Hypotenuse type होगा displacement. हाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सो Pi r by root 2. सीधा √2 r, ये अगर r है और तो ये भी r होगा। सो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या ये आपको √2r मिलेगा? इससे तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है ना। इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, सो दिस इज r, ये भी r हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा फ्रॉम हियर टू Root 2 r. √2r? तो क्या मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो √2r मीटर होगा। Yes, sir. ओके फाइन। क्लियर है सबको? चेतन क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट? ओके फाइन ग्रेट। रिया, इज इट क्लियर विद द कैलकुलेशन? Yes, sir. ओके फाइन गुड हार्दिक, वेरी गुड। एक अब टफ देता हूँ, लेट्स सी कौन कर पाता है इसको। सो एक पार्टिकल इसका रेडियस r मीटर मालूम है आपको। दिस एंगल इज थीटा, पॉइंट ए पॉइंट बी, सो पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आके रुक गया। आपसे पूछा जा रहा है go ahead with the calculation. कितना होगा डिस्टेंस और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इस केस में? Sir, theta by 2. थीटा बाई 2 इज व्हाट? Sir, थीटा बाई 2 क्या है इस केस में? distance na. ना, थीटा बाई 2 इज नॉट द डिस्टेंस।
एनी आइडिया? देखो, एक बात आपको समझ में आ रहा है क्या कि इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो तो ये आर्क लेंथ होगा, डिस्टेंस, है ना? Yes. Yes, इफ sir. आई, हाँ, अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो कैन आई से कि जो मेरा ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ, है ना? ये आर्क लेंथ ही मेरा डिस्टेंस होगा। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो अभी शायद आपको पता नहीं होगा। द फॉर्मूला इज थीटा, जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। फॉर टू डायमेंशनल हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है ना बेटा, दिस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर्क लेंथ बाय रेडियस। ध्यान रखना, अगर ये पूरा सर्कल होता तो 2 पाई बना होता 360, तो 2 पाई इंटू आर जो उसका पेरीमीटर हो जाता है। सो थीटा इज बेसिकली इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? दैट आर्क लेंथ will be equal to theta into radius, and I know कि this arc length is nothing but that is equal to distance, है ना? यही मुझे किसके बराबर है? डिस्टेंस के बारे में बराबर है। implies कि distance is equal to arc length and that is equal to what? theta into radius। खत्म। तो आपने ऑलरेडी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया? बाय सिंपल कैलकुलेशन ऑफ theta is equal to arc length by radius. So arc length will be equal to theta into radius. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Sir, but that how formula came? Which formula you saying? This one? Yes. It's a mathematical formula बेटा basically. मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। अगर हम सर्कल के लिए बात करेंगे, नाउ ये सर्कल का अगर मुझे ये पता करना है पेरीमीटर, तो मुझे बताओ ये सर्कल का जो कंप्लीट रेडियस होता है वो कितना होता है? सॉरी, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360. 360. So can I say it is 2 pi? Yes, sir. pi is 180. So इसका अगर आप पेरीमीटर लिखते हो which is your arc length, तो इसका पेरीमीटर कितना लिखते हो? पेरीमीटर कितना लिखते हो? 2 pi r। तो क्या आपने कि ये पूरा आर्क था, ये आर्क सेंटर पे जो टोटल एंगल बनाया मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, इज इट मेकिंग आर्क लेंथ? Yes, sir. द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। हालांकि इसको मैं एक और लॉजिक से प्रूव कर सकता हूं, बट विल नॉट डू इट राइट नाउ, दैट इज बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो मेरा आर्क लेंथ होता है, दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा, द एंगल मेड बाय दैट आर्क एट सेंटर इनटू रेडियस। इज इट क्लियर? Okay. Now Yes, what about sir. displacement कैसे निकालोगे? How will you calculate displacement? This is pretty interesting calculation. Displacement कैसे निकालेंगे? सर पाइथागोरस थ्योरम से। नहीं तो एंगल मुझे पता नहीं है ना बेटा, 90 थोड़ी दिया है कि पाइथागोरस हम यूज कर पाएंगे। ओम, एंगल दिया है क्या आपको? 90 नहीं दिया ना? हाँ सर। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये क्लैरिटी आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा सर वो तो ये स्ट्रेट लाइन होगा? यस इनिशियल पॉइंट, हाँ, तो राइट एंगल नहीं बन रहा ना, 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है? मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्लैरिटी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये स्ट्रेट लाइन होगा? इस बात में क्लैरिटी है? Yes, sir. It will be. नाउ डू वन थिंग, विल हैव टू मेक सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे प्लॉट कर देता हूँ। प्लॉट अ परपेंडिकुलर लाइन, सो दिस इज 90 डिग्री, मतलब ये बाइसेक्ट कर दिया इसको, तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2, एंड दिस एंगल विल बी अगेन इक्वल टू थीटा बाय 2, ताकि थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 विल मेक थीटा। ये पॉइंट इसको मैं डी पकड़ लेता हूँ, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज डी, और ये आपका सेंटर हो गया। होगा कुछ ऐसा? यस सर। ओके, नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ट्रायंगल बेटा। ये ट्रायंगल पे देखिए, इन ट्रायंगल ACD, in triangle ACD. So we are concentrating on this triangle ACD. So अगर आप इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करोगे, so sin theta by 2 can be written as AD by AC। लिख सकते हैं क्या?
Yes, sir. This is sine theta. Sine theta is what? Perpendicular by hypotenuse. So sine theta by 2 will be equal to what? AD by AC. So अगर मैं place कर दूं यहाँ पे values, so can I say that sine theta by 2 is equal to AD, and we know कि AC is nothing but that is equal to radius. ये तो मेरा radius था. So Yes, sir. हाँ, यहाँ से AD का वैल्यू कितना आ जाएगा? AD will be equal to R into sine theta by 2. Exactly same way में अगर आप ये ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDC, so in triangle BDC, again sine theta by 2 will be equal to BD by BC. चेक कर लो, ये ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल BDC, so for this triangle sine theta by 2 will be equal to perpendicular by hypotenuse, so BD by BC, and BC is nothing but that is equal to radius. तो यहाँ से कितना मिलेगा? BD by radius. So from here that we are having that sine theta by 2 BD by radius. So BD कितना हो जाएगा? R into sine theta by 2. So अगर आप यहाँ से displacement calculate करोगे, so displacement, is it equal to AB, or AB को can I say AD plus DB, है ना? So therefore displacement will be equal to Sir, would it be sin theta r, no? हाँ Sin theta r displacement. नहीं, अरे ब्लंडर, लिसन, मिस्टेक ही नहीं, ब्लंडर. अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, so therefore displacement will be equal, एंगल्स को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते सीधा, this will be simply equal to 2r sin theta by 2. खत्म, we can't add angles. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. It's a good question by the way. अच्छा सवाल है, सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन. So displacement will be equal to 2r sin theta by 2 and distance will be equal to theta into r. Okay, shall I move ahead? आगे बढ़े? Is it fine? Shall I move ahead? Yes, sir. Okay. So good question by the way. अच्छा सवाल था, सिंपल था लेकिन लॉजिकल बिट. ओके, और भी बहुत कुछ इस पे बनाया जा सकता है. मुझे एक बात बता दो, क्या आपको बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Okay. Distance is the actual path traveled by particle and displacement is the shortest distance between initial point and final point. Clear है लॉजिकली सबको ये पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Next heading लिखिए, speed and velocity. We can make lot of questions on this. इतना काफी है. Speed and velocity कुछ भी बना सकते हैं. Okay. सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्पीड के बारे में. स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, स्पीड को पढ़ने के लिए बेटा व्हाट वी डू इज कि स्पीड को डिस्कस करने के लिए हमने स्पीड को दो सेक्शन में डिवाइड करके स्पीड को पढ़ते हैं. एक जो सेक्शन होता है स्पीड का, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड.
सो बेसिकली स्पीड को डिस्कस करने के लिए हम स्पीड को दो सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, और जो दूसरा सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो बेसिकली स्पीड को पढ़ने के लिए, स्पीड को एनालाइज करने के लिए हम स्पीड को दो डिफरेंट वेज में एनालाइज करते हैं। द वन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। अब जैसे एक चीज सोच के देखना, मान लो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे एंड वी हैव टू गो टू मुंबई या एनीवेयर। सो मुंबई पकड़ के चलते हैं। मान लो आपको पुणे से स्टार्ट करना है और मुंबई जाना है, ठीक। और पुणे से स्टार्ट करके मुंबई जाने के लिए मान लो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर। वी आर एज्यूमिंग 120 किलोमीटर है, और मैं 3 घंटे तक, मुझे पुणे से मुंबई जाने में वी आर टेकिंग 3 आवर्स, तो मुझे पुणे से मुंबई जाने में टाइम जो लग रहा है वो 3 घंटे का लग रहा है। तो मेरा स्पीड कितना होगा? स्पीड कितना होगा? 120/3 इज इट 40 किलोमीटर पर आवर, अगर आप सोचोगे तो, यस सर। राइट। सो इसका मतलब अगर मैं पुणे से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं पुणे से स्टार्ट कर रहा हूं 10 बजे, और मैं नेक्स्ट 3 आवर्स तक, फ्रॉम 10 AM टू नेक्स्ट 3 आवर, 2 बजे तक, अगर मैं कंटिन्यूअसली हर सेकंड पे 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन रखता हूं, सी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे एंड वी हैव टू रीच टू मुंबई। सो अगर मैं पुणे से स्टार्ट कर रहा हूं 10 बजे सुबह, और मैं अगले 3 घंटे तक लगातार हर सेकंड पे अगर मेरा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर का मेंटेन रखता हूं, तो क्या मैं 2 घंटे में, 3 घंटे में विल आई रीच मुंबई? पहुंच जाऊंगा मैं? यस और नो? सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पुणे से, एंड वी हैव टू रीच टू मुंबई, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? 120 किलोमीटर पर आवर का है। सो अगर मैं पुणे से स्टार्ट कर रहा हूं और नेक्स्ट 3 आवर तक, अगले 3 घंटे तक मैं कंटिन्यूअसली 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन रखता हूं, तो क्या मैं 3 घंटे में पुणे से मुंबई पहुंच जाऊंगा? लिसन, यस और नो? यस सर। रिमेनिंग स्टूडेंट सबको क्लियर है बात? व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पुणे से 10 बजे तक, तो 2 बजे तक अगर मैं हर सेकंड पे 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन रखता हूं, तो क्या मैं at 2 PM will I able to reach Mumbai? Right? Now this is called average speed, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक हर सेकंड में 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन कर पाना पॉसिबल है? नो सर। नहीं है। कभी स्पीड ब्रेकर आएगा तो आपको स्पीड कम करना पड़ेगा, कभी क्राउड आएगा तो स्पीड आपको कम करना पड़ेगा, कभी रोड आपको खुला मिलेगा, सो यू विल इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम 40 to 60, मे बी 100, राइट। तो क्या किसी भी गिवन इंस्टेंट पे जो मेरा स्पीड है, किसी भी गिवन मोमेंट पे मेरा स्पीड है, क्या वो एवरेज स्पीड के बराबर है कि उससे कम ज्यादा भी हो सकता है? Yes, it can be more or less. That is called instantaneous speed. So instantaneous speed is the speed of that particle at any given instant. और एवरेज स्पीड इसका स्पीड था पूरे ट्रिप के लिए। सो अगर आप एवरेज स्पीड पे गाड़ी को मेंटेन करोगे तो गिवन टाइम में आप उतना डिस्टेंस कवर कर लोगे। जैसे फ्रॉम पुणे टू मुंबई, इफ आई हैव टू ट्रेवल 120 किलोमीटर और मैं कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक, इफ आई एम मेंटेनिंग 40 किलोमीटर पर आवर, तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। यस और नो? राइट। बट Yes. एट गिवन इंस्टेंट, किसी भी गिवन इंस्टेंट पे my speed can be more than or less than average speed. It depends on the situation, right? That is called instantaneous speed, right? So average speed को आप कैसे लिखोगे अगर आपको डिफाइन करना है? So average speed is defined as total distance traveled by
टोटल टाइम टेकन, है ना। तो आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन आपको जितना वक्त लगा है, दैट इज माय एवरेज स्पीड, जो आप इस केस में देख रहे हो। आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था 120 किलोमीटर, आपको टोटल टाइम लगा 3 घंटे का, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 120/3, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। और चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। यहाँ पे डेल्टा x रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल डिस्टेंस को, रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा t रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल टाइम। Is it making sense? So average speed will be equal to total distance traveled by total time taken. और अगर आपका स्पीड किसी भी गिवन इंस्टेंट पे बात कर रहे हो, एकदम गिवन सेकंड पे बात कर रहे हो, सो गिवन इंस्टेंट पे जो आपका स्पीड होगा दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो हम समझ में आ रहा है बेटा ये पॉइंट एवरेज स्पीड का? Yes, sir. ओके मुझे एक बात बताओ, फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मेरा जो टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी, ये बहुत छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा? लिसन, फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड ये जो मेरा टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी, विल इट बी वेरी वेरी स्मॉल कि वेरी वेरी लार्ज? It will be large. गिवन इंस्टेंट बोल रहा हूं ना बेटा, मतलब अगर आप Sir. एकदम Sir, it's small. वेरी वेरी स्मॉल, अगर आप बड़े टाइम इंटरवल के लिए बात करोगे तो इंप्लाइज कि आपने एवरेज स्पीड के बारे में चर्चा किया है। और किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप सोचोगे, गिवन फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे अगर आप सोचोगे, सो दैट विल बी माय इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। सो इंप्लाइज कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हो गया कि मेरा इन टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, 0.00001 सेकेंड, इतना छोटा होना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर है सबको ये पॉइंट? वैष्णवी, सोहम, रिया, ओम, क्लियर है? Yes, sir. And But it will depend. No? Yes, sir. Yes, listen what you said. Sir, it will depend the time. No, because देखो अगर मैं स्पीड खोज रहा हूँ किसी भी गिवन मोमेंट पे एकदम उसी टाइम पे, तो 0.0000001 सेकेंड का गैप होना चाहिए, बहुत छोटे इंटरवल पे होगा, क्योंकि भाई आपको स्पीड मेजर करने में कुछ ना कुछ टाइम का तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन वो टाइम का लॉस मुझे क्या करना है? मिनिमाइज रखना है। Is it fine? So for instantaneous speed, my delta t will tends to 0. I'm not saying कि delta t is equal to 0. नहीं, डेल्टा टी 0 के बराबर नहीं, कुछ ना कुछ तो लैग होगा ही, बट डेल्टा टी आपको मिनिमम रखना है, 0 की तरफ टेंड कराना है, राइट। सो कैन आई से, इसको लिखने का ऐसा तरीका है दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस, से परेशान मत होना, ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, इसका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी 0 की तरफ टेंड हो रहा है, इनटू डेल्टा x बाय डेल्टा टी, और दिस कैन बी रिटन एज dx बाय dt। क्योंकि अगर आपका चेंज छोटा होता है तो मैंने पहले ही बताया था कि फॉर लार्जर चेंज विल यूज डेल्टा एंड फॉर अ स्मॉलर चेंज विल यूज d। याद है कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पहले कि अगर आपका चेंज बड़ा है तो हम क्या यूज करते हैं? डेल्टा, और अगर आपका चेंज छोटा है तो हम क्या यूज करते हैं? d। Is it clear, everyone? yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. It's a good concept by the way. हाँ? समझना, एवरेज स्पीड इज द स्पीड फॉर इंटायर ट्रिप, और अगर आप एवरेज स्पीड पे कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक, जो हमारा इस केस में था, अगर आप कंप्लीट टाइम तक मेंटेन रखते हो तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मतलब उसी इंस्टेंट पे मुझे चाहिए, तो भाई अगर मुझे उसी इंस्टेंट पे चाहिए तो थोड़ा बहुत तो टाइम का लैग होगा ही होगा, राइट। सो फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड द डेल्टा टी विच आई एम टेकिंग इज टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी 0 की तरफ टेंड हो रहा है, डेल्टा टी 0 नहीं है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इज इट फाइन?
क्लियर यहाँ तक पॉइंट सभी को? निशान, चेतन, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यूनिट बता दो इसका। यूनिट पहले तो स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर, दोनों? सर स्पीड स्केलर एंड वेलोसिटी वेक्टर। करेक्ट। सो पहला तो ये बात समझ में आ गई, इट्स स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ व्हाट विल बी इट्स यूनिट? यूनिट कितना होगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। बेसिकली आप डिस्टेंस को इसको मेजर करते हो मीटर में, दोनों का ही सेम होता है। दिस इज बीइंग मेजर्ड इन मीटर्स, इसको मेजर करेंगे सेकंड्स में। सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो इट्स यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द डायमेंशन? 1 dimension. नहीं, वन डायमेंशन नहीं, डायमेंशन कितना होगा इसका? What will be dimension? Sir means वेक्टर सर क्वांटिटी। L1T-1 करेक्ट, ये बोल रहा हूँ। M0 L1T1। डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करते उसका डायमेंशन बोलते हैं ना बेटा। तो इसका हाँ। डायमेंशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी M0 L1T-1। Is it clear everyone? yes. ओके, अच्छा लिख लो एक बार, फिर आगे बात कर। समझ में आ रहा है ना सभी को? अभी तक दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंड नाउ वी आर डीलिंग स्पीड। इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लैरिटी होगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक पॉइंट? Yes sir. ओके, Yes, sir. ओके। चलो वेलोसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। द सेम वे, मुझे खुद सोच के बताइए, वेलोसिटी को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे फिर से पढ़ने के लिए? 2 parts। ओके, सब तुमको खुद से बन जाएगा। एक कौन सा होगा? Average velocity and instantaneous। करेक्ट, एवरेज वेलोसिटी, एंड द सेकेंड वन विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, कौन से वेलोसिटी के लिए हम लोग टाइम इंटरवल छोटा लेंगे? एवरेज के लिए कि इंस्टेंटेनियस के लिए? Instantaneous। ओके, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? Total distance by total time. डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। Total Displacement। displacement by total time. Correct. Total distance by total time is average speed. This will be total displacement by total time. Exactly same way में, है ना? So जैसे आपका यहाँ पे था average speed, and average speed was equal to what? Total distance by total time. Exactly same way में average displacement, average velocity is total displacement by total time. So this is also said, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, average velocity is equal to delta s by delta t. Basically हम displacement को ऐसे लिखते हैं, delta s by delta t. Okay. अच्छा मुझे बताओ, क्या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा हो सकता है क्या? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा हो सकता है क्या? No sir. Why? क्यों नहीं? It equal to or small. Yes. Not bigger. क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कभी भी टोटल डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। सो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट कभी भी टोटल डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, तो कैन आई से कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवीजी मतलब एवरेज, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। हाँ या ना? Since total displacement cannot be greater than total distance, अगर total displacement कभी भी total distance से ज्यादा नहीं हो सकता, implies कि average velocity कभी भी average speed से ज्यादा नहीं हो सकता, वो less than या equal to रहेगा average speed के।
श्याम, अंकुश, क्लियर है बेटा ये पॉइंट दोनों को? Yes, sir. ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डेल्टा टी को हम क्या करेंगे? स्मॉल dt हाँ, चेंज जीरो की तरफ टेंड करेगा। सो बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर देते हैं। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा s by डेल्टा t, और इट कैन बी रिटन एज ds by dt। लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? सो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ds by dt, लिख सकते हैं? देखो ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किया था dx by dt, एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना हम लोग। ds डेल्टा चेंज बहुत छोटा है, सो डेल्टा s कैन बी रिटन एज ds, और डेल्टा t को हमने क्या रिप्लेस कर दिया? dt से। कैन वी राइट दिस? सो हम yes sir okay, फाइन। अब देखिए, नाउ वेलोसिटी वी आर गेटिंग बेटा ds by dt, यानी मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कौन सा वेलोसिटी मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा कि एवरेज वेलोसिटी मिलेगा? डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम लोग ds by dt, instantaneous है ना? अच्छा, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे मिलता क्या? व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन? slope स्लोप। तो कैन आई से कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा? yes sir यहाँ पे एक पॉइंट बना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट with time will give instantaneous velocity। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? और एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट यहां से और बना कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ विल गिव, क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देगा? sir instantaneous velocity Instantaneous velocity, yes, correct। लिखिए, so the slope of displacement and time graph will give instantaneous velocity। so displacement और टाइम के ग्राफ का स्लोप देगा मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, क्योंकि वो स्केलर होता है और ये वेक्टर है ना। सो अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। Yes, sir. ओके, फाइन, क्लियर है यहाँ तो पॉइंट सभी को? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. And ग्रेट। अब जरा एक बात और देखिए बेटा, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मुझे क्या मिला कि v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? वी आर हैविंग ds by dt। sir अगर change मैं, to the previous slide या वन सेकंड, ठीक है, लिख लो पहले फिर बात करते हैं।
Yes, sir. सी मुझे क्या रिलेशन मिला था बेटा, v is equal to ds by dt. If I am shifting dt this side, so can I say कि ds is equal to v into dt. अगर मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेलोसिटी को अगर मैं टाइम के साथ इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. Can we say this? Hi Anna. If I am integrating velocity with time, so I'll be getting what? Displacement. मिलेगा. अब मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलता है? What do we get after integration? Is it area? Yes, sir. area. So can I say, क्या यहाँ से हम पॉइंट एक बना सकते हैं कि वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ का एरिया का जो एरिया होगा दैट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट. So area of velocity and time graph will give displacement. ठीक है. तो तुम लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो जो मैंने बैच 1 को एडवांस के लिए पढ़ाया था तो तुम लोग को भी पढ़ाऊंगा, बट बिफोर दैट मुझे ये सब बेसिक क्लियर करोगे तभी पढ़ाऊंगा, अदरवाइज वो कंटेंट बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग. अच्छे से पढ़ो, रिस्पॉन्ड करो मुझे. तो मैं वो एक्चुअली बैच 1 को मैंने 30 रिलेशंस पढ़ाए इसके ऊपर फॉर जेई एडवांस. दैट विल नॉट कम इन नीट एंड नॉट कम इन मेंस, दैट विल ओनली कम इन जेई एडवांस. ओके, मैं बताऊंगा तुम लोग को भी. एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा बेटा? विल इट गिव डिस्प्लेसमेंट? देगा डिस्प्लेसमेंट? हाँ या ना? इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, सो इंटीग्रेशन की वजह से आपको एरिया मिलता है. सो वेलोसिटी एंड टाइम के ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा. ओके, व्हाट विल बी यूनिट? यूनिट क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? Meter per second square. मीटर पर सेकंड. मीटर स्क्वायर कहाँ से? मीटर पर सेकंड. डिस्प्लेसमेंट को आपने मीटर में मेजर किया, टाइम को आपने सेकंड्स में मेजर किया, तो उसका यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. करेक्ट. उसके पहले, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी? कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर? Vector quantity. वेक्टर. करेक्ट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. और इसका जो यूनिट हमने लिखा, वी हैव ऑलरेडी रिटन, मीटर पर सेकंड. ओके, डायमेंशन. डायमेंशन Sir, M0 L1 T1. करेक्ट, सेम डायमेंशन जो उसका था, m0 l1 t माइनस. फाइन, समझ में आ गया कहानी यहाँ तक? सो वेदर इट इज स्पीड और वेलोसिटी, दोनों को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, उसको दो सेक्शन में सेग्रीगेट किया. एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन करने की वजह से मुझे इंस्टेंटेनियस मिलता है. एवरेज के लिए हम लगाते हैं टोटल. इफ इट इज स्पीड सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और अगर ये वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. Am I clear to everyone? यस सर. Okay, fine, great. So चलो एक आधा एक क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाकी अगले टाइम करेंगे. क्वेश्चन इज कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट नंबर ए से, और ये पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 80 मीटर का. ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और ये पार्टिकल यहां से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 80 मीटर का टू पॉइंट सी विथ 20 मीटर पर सेकेंड.
और ये जो आपका टाइम बाकी बचा हुआ है, ये ट्रेवल किया 20 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज माय पॉइंट नंबर बी, ये मेरा पॉइंट सी है। तो आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर ट्रिप। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर ट्रिप। ओके, करें हम लोग डिस्कस। मान लो बेटा ए से बी जाने में उसको टाइम लगा t1 और बी से सी जाने में उसको टाइम लगा t2। तो इस टाइम के बारे में हमें आइडिया नहीं है। नाउ व्हाट इज टोटल, 42 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं। पहले मुझे बता दो टोटल डिस्टेंस कितना होगा इस केस में। विल इट बी इक्वल टू 80 मीटर प्लस 20 मीटर। तो क्या आपको मिला टोटल डिस्टेंस 100 मीटर ए से सी तक, है ना। अगर आप इंटरवल ए बी में चलोगे, इफ आई गो फॉर द ए बी इंटरवल, सो ए बी में आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो ए बी इंटरवल में स्पीड कितना दिया बेटा मुझे 20, डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 80 और टाइम लग रहा है t1, ये कैंसिल हो जाएगा 4। इंप्लाइज कि t1 आप कितना आ गया बेटा आपको 4 सेकेंड। एग्जैक्टली सेम वे में अगर आप बीसी इंटरवल में चलते हो और फिर से फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर बीसी इंटरवल। सो बीसी इंटरवल में आपका स्पीड हो गया 10, डिस्टेंस हो गया 20 बाई t2। सो इंप्लाइज t2 कितना आ गया, लिसन, एम आई गेटिंग 2 सेकेंड्स। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे टोटल टाइम, सो व्हाट विल बी टोटल टाइम बेटा इन दिस केस, 6 seconds. हाँ 4 + 2, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 6 सेकेंड। आपसे मैंने पूछा था एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज व्हाट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। सो अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा, इंप्लाइज की एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 100/6, 50/3। विल इट बी 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आंसर होगा? Yes, 16.6. Yeah. Right, 16 point something actually. क्लियर है सभी को पॉइंट? सो हम क्लियर विद द कैलकुलेशन बेटा? Yes, sir. फाइन, ठीक है, ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। आज का लेक्चर समझ में आना सभी को ढंग से? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, यहाँ तक रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस मोर। बाय सर। हाँ चलो, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा।